नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ये देखेंगे कि ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल होती है, जो मुकदमा चलता है मुलजिमान के विरुद्ध, अभियुक्तगण के विरुद्ध, उसमें किस प्रकार की सावधानी रखी जाने की ज़रूरत होती है। यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि न्यायपालिका में अधिकांश न्यायिक अधिकारी बहुत ही लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं, ये एक तपस्या है। लेकिन कुछ न्यायिक अधिकारी कभी कभी लापरवाही भी कर देते हैं और वो स्वयं निजी तौर पर पत्रावली के अंदर, फाइल के अंदर अच्छी तरह से उसका गहन अध्ययन और मनन नहीं करते और रूटीन में ही उस केस को चलाने की कोशिश करते हैं और उससे कई बार निर्दोष व्यक्ति के साथ बहुत ही अन्याय होता है, बहुत पीड़ा और वेदना होती है, उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं होता और वो ये सोचते हैं कि ठीक है, यहाँ से कोई सज़ा भी हो जाएगी तो क्या आगे चला जाएगा, सेशन कोर्ट में चला जाएगा, आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आगे अपील में चला जाएगा। ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन तारीख दर तारीख बड़ी अदालतों में जाना, वकीलों की फ़ीस को वहन करना, समय देना, तनाव में रहना, समाज के अंदर बेइज्जत होना, बहुत सी बातें हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। तो कुछ न्यायिक अधिकारी, जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी लापरवाही करते हैं, उसका एक उदाहरण आज हमारे सामने है। तो मामला बिहार का है। बिहार राज्य में एक पत्नी ने अपने पति व ससुराल वालों के विरुद्ध 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दहेज की मांग करने और क्रूरता करने का मुकदमा दर्ज कराया। तो ये मुकदमा दर्ज हुआ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 4। तो ये 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें एक जो खास बात है वो ये है कि इन 3 व्यक्तियों के अलावा एक चौथे व्यक्ति को भी शामिल किया गया और ये मामला उस चौथे व्यक्ति का ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो चौथा व्यक्ति था सुनील पंडित, 4 नंबर पर सुनील पंडित। तो सुनील पंडित पत्नी के पति का कोई रिश्तेदार नहीं है और शिकायत में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये तीनों को सलाह देता है, इन तीनों का सलाहकार है। बस ये सलाहकार है तीनों का, ये लिख करके उसका चौथे का नाम भी, सुनील पंडित का नाम भी जोड़ दिया और चारों के विरुद्ध चालान पेश हुआ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चारों के विरुद्ध प्रसंज्ञान ले लिया। किस धारा में? कि क्रूरता करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। अच्छा ठीक है, क्रूरता और दहेज की मांग का मुकदमा दर्ज कर लिया, ध्यान नहीं दिया। आगे ट्रायल हुई, आरोप लगाया तब भी ध्यान नहीं दिया। बयान मुलजिम लिए, बहस सुनी, फैसला हुआ, जजमेंट में भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और उन तीनों के साथ ही चौथे नंबर के इस सुनील पंडित को भी इन दोनों धाराओं में दोषी माना। 498A भारतीय दंड संहिता के तहत उसे दोष सिद्ध किया जाकर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत उसे दोषी मानकर 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना की सजा की गई। अब सुनील पंडित के पास क्या उपाय रहा? उसके पास उपाय ये रहा कि वो अपील करे इस फैसले की। वो क्यों क्रूरता करेगा किसी के विरुद्ध और क्यों किसी से दहेज मांगेगा? वो तो पति क्या रिश्तेदार भी नहीं है, उसके ससुराल पक्ष में है ही नहीं। तो फिर भी इसमें ट्रायल हो गई और उसको जेल भी जाना पड़ा और ट्रायल भुगतनी पड़ी और सज़ा भी सुना दी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने। तो वो सेशन कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन जज के यहाँ उसकी अपील हुई। अपील की तो अपीलेट कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। वहाँ भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि सुनील पंडित को किस प्रकार ये 498A और दहेज की मांग के लिए दोषी ठहराया गया है। तो ये जैसा मैंने कहा कि कुछ अधिकारी कभी कभी लापरवाही कर देते हैं, तो उनको अपनी इस पे सुधार की आवश्यकता है ताकि निर्दोष आदमी परेशान नहीं हो और उसे पीड़ा नहीं भुगतनी पड़े। दोषी आदमी को आप खूब सज़ा दीजिए, दोषी आदमी की दंडित करने के लिए अदालतें बनी हैं, लेकिन आप पीड़ित के आंसू पोंछिए और पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए, ऐसा न्याय की मंशा है। और ये हमारे भारत की स्वच्छ और निष्पक्ष और स्वतंत्र और निडर न्यायपालिका की एक पहचान भी है। तो इस पहचान को बनी रहनी चाहिए, इस पर कोई दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए।
अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, एडिशनल सेशन जज ने उसकी अपील खारिज कर दी, तो वो दोषी बरकरार रहा। तो अब उसके पास क्या उपाय रह गया? तो सुनील पंडित के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तो रिवीजन में गया। रिवीजन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ध्यान से इसको देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ। और क्या आश्चर्य हुआ? उन्होंने कहा कि ये शिकायत तो देखते, शिकायत क्या है। जिसने ये शिकायत की है दहेज मांगने की और क्रूरता की, उस शिकायत में साफ लिखा हुआ है कि ये इन तीनों का सलाहकार है और पति का रिश्तेदार भी नहीं है। जब रिश्तेदार भी नहीं है और केवल सलाहकार है, तो उस आधार पर आप इसको किस प्रकार से, इसके खिलाफ तो मामला चल ही नहीं सकता। पहले दिन से ख़त्म हो जाना चाहिए था। पहली बात तो पुलिस में इसको बाहर कर देना चाहिए था। यदि पुलिस ने नहीं ध्यान दिया तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जब प्रसंज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया केस में, उसमें ध्यान से देखना तो चाहिए था शिकायत क्या है, उसकी अनुसंधान के बाद रिपोर्ट क्या आई है, कौन मुलजिम है, उसने क्या आपराधिक कृत्य किया है। प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है कि नहीं बनता है, प्रथम दृष्टया तो देखो, प्रथम दृष्टया तो देखना होगा। तो वो नहीं देखा। और दोनों कोर्ट ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी और अपीलेट कोर्ट ने भी भारी भूल की और चूक की। तो इसको ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया और क्या कहा? ये कहा कि हम इस मामले में इस सुनील पंडित याची को बहुत पीड़ा और वेदना हुई है, उसको ट्रायल का सामना करना पड़ा, मजबूर होकर के बाध्य हुआ ये मुकदमा भुगतने के लिए। तो इसको हम मुआवजा दिलवाना चाहते हैं। तो मुआवजे के तौर पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि वैसे इस पीड़ा का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इतनी ज़्यादा पीड़ा हुई है, लेकिन टोकन मनी के रूप में हम दोनों न्यायिक अधिकारियों पर, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि हम दोनों न्यायिक अधिकारियों पर, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन पर और एडिशनल सेशन जज पर, दोनों पर 100 रुपया ये लगाते हैं कि वो 100 रुपया दोनों इसके मुआवजा देने के लिए जमा कराएं 3 सप्ताह के भीतर। और रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश की कॉपी भेजी और कहा कि कॉपी इनको मिलने से 3 सप्ताह के भीतर दोनों न्यायिक अधिकारी 100 रुपये जमा कराएं और वो उसको मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। तो ये टोकन मनी के रूप में एक सबक सिखाने के लिए ये ऐसा किया गया। अब मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 बना हुआ है और जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985 बना हुआ है। ये दो कानून बने हुए हैं जो जजेज को, जुडिशियल ऑफिसर को प्रोटेक्ट करते हैं। किस बात के लिए, क्या प्रोटेक्ट करते हैं? इसलिए कि सद्भावना से यदि कोई कार्य करते हैं और उसमें कोई गलती भी हो जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, वो ठीक है। लेकिन ये दोनों कानून हाई कोर्ट से प्रोटेक्ट नहीं करते कि हाई कोर्ट को कार्रवाई नहीं करेगा। हाई कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर को सारे के सारे काम करने की उनको पावर है, उनको नौकरी से निकालने तक की पावर है। हाई कोर्ट नीचे के न्यायिक अधिकारियों को नौकरी से बाहर कर सकता है। तो वहाँ ये प्रोटेक्शन एक्ट काम नहीं आएंगे यदि किसी को ऐसी गलतफहमी हो। तो ये कौन सा मामला था? ये ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का मामला, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1211/2016। और इसका निर्णय कब हुआ? इसका निर्णय हुआ 18 अप्रैल 2024 को। तो आप समझ गए होंगे, कुछ न्यायिक अधिकारी कुछ मामलों में जाने अनजाने जो लापरवाही करते हैं, उनका समय समय पर उनको खुद को भी उसका ये नतीजा भुगतना पड़ता है और निर्दोष व्यक्ति भी इसमें कभी कभी उनको भी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।